भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी से? बिरजू, तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? मेरी अकल का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम दोनों की घास चढ़ने जरूर जाएगी। और अब सारी जायदाद मेरी है, और अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो मैं दरोगा जी को बुलवाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। भैया, आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, मुझे ये नहीं पता था। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। अरे राजू, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। और क्या हुआ अगर बिरजू ने जायदाद ले ली तो? मुझे तुझ पर विश्वास है राजू, तू एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। तू अपनी मेहनत से खुद की जायदाद बना सकता है। मालिक, मैं तो काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई मेरे लायक काम हो तो जरूर बताइएगा। हाँ, काम तो है। जाओ, शुरू हो जाओ मेरे खेत में और शाम को आकर पैसे ले जाना। लीजिए मालिक, आपका सारा काम हो गया, अब हमारे पैसे दे दीजिए। तभी वह आदमी राजू को 50 रुपए दे देता है। अरे ये क्या मालिक, आपने तो 100 कहा था। अगर लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। जबलपुर नामक गांव में बिरजू और राजू नाम के दो भाई धनी राम सेठ के यहाँ पर काम किया करते थे। धनी राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, परंतु धनी राम का कोई भी अपना नहीं था, इसीलिए बिरजू और राजू सेठ के घर पर ही रहते थे। बिरजू और राजू बचपन से ही सेठ धनी राम के यहाँ पर काम किया करते थे। यहाँ तक कि बिरजू और राजू को यह भी नहीं पता था कि उनके माता पिता कौन हैं। बिरजू का छोटा भाई राजू तो अपना काम बखूबी करता, परंतु बिरजू एक नंबर का कामचोर था। अरे भैया, जल्दी उठ जाओ और काम पर लगो। सेठ जी ने कहा है कि उनके आने तक दुकान की सारी सफाई हो जानी चाहिए। अरे तो तू क्या कर रहा है? जल्दी से सफाई कर। जब देखो मुझसे ही काम करवाते रहते हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद, अरे राजू, सुन तो, मैं कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो सारा काम निपटा कर आ जाना। और अगर सेठ जी पूछें तो उनसे कह देना कि मैंने भी तेरे साथ काम करवाया है। ठीक है, कह दूंगा। राजू को काम करते करते शाम हो जाती है। तभी राजू देखता है कि सामने से सेठ जी आ रहे हैं। अरे राजू, तू अकेला काम कर रहा है? वो कामचोर बिरजू कहाँ गया? अरे नहीं नहीं सेठ जी, भैया तो अभी अभी गए हैं। तू चुप कर, मुझे पता है बिरजू का। वो कामचोर हर बार तुझे फंसा देता है और खुद आराम से निकल जाता है। लेकिन राजू, तू चिंता मत कर, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तेरी होगी। फिर देखना वो कामचोर बिरजू कैसे ठीक होता है। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें करते हैं, कुछ नहीं होगा आपको। धनी राम सेठ को यह पता था कि राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती है, इसीलिए धनी राम ने अपनी सारी जायदाद राजू के नाम कर दी थी और धनी राम राजू को अपना बेटा मानता था। चलो राजू, जल्दी दुकान बंद करके घर चलते हैं। दुकान बंद करके राजू और धनीराम घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही धनीराम और राजू घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बिरजू घर के बाहर खड़ा है और उसके साथ दो आदमी डंडा लिए खड़े हैं। अरे बिरजू, तू यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? और ये आदमी कौन है तेरे साथ? बताता हूँ सेठ, इतनी भी क्या जल्दी है? भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी से? बिरजू, तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? मेरी अकल का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम दोनों की घास चढ़ने जरूर जाएगी। देख सेठ, मुझे पता था कि तूने कई दिनों पहले अपनी सारी जायदाद राजू के नाम कर दी थी, और मैंने इसलिए कल रात को सोते वक्त राजू का अंगूठा कागज पर लगवा लिया था। और अब सारी जायदाद मेरी है, और अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं निकले
तो मैं दरोगा जी को बुलवाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। भैया, आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, मुझे ये नहीं पता था। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिन सेठ जी ने हमें बचपन से लेकर अभी तक पाला पोसा, आपने उन्हीं सेठ जी को घर से बाहर कर दिया। अरे तुम दोनों को मैंने क्या बात सुनने के लिए खड़ा किया है? भगाओ यहाँ से। राजू और सेठ जंगल के बीचों बीच पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। अगर आपने मुझ पर विश्वास ना किया होता तो आज आपको इस जंगल में ना रहना पड़ता। अरे राजू, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। और क्या हुआ अगर बिरजू ने जायदाद ले ली तो? मुझे तुझ पर विश्वास है राजू। तू एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। तू अपनी मेहनत से खुद की जायदाद बना सकता है। और तू देखना, बिरजू एक नंबर का आलसी और कामचोर है। उसके पास कब खत्म हो जाएगा उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। क्या सेठ जी, आपको अपनी जायदाद खोने का जरा भी दुख नहीं है? नहीं राजू, मैं अभी भी मेहनत कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। नहीं सेठ जी, आज से आप काम नहीं करेंगे, मैं काम करूँगा। और आज से हम दोनों यही झोपड़ी बनाकर रहेंगे। उसी दिन से सेठ और राजू वहीं जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। राजू ने लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया था, परंतु दिन प्रतिदिन राजू और सेठ की हालत काफी खराब हो चुकी थी। राजू ज्यादातर समय सेठ जी की सेवा में ही रहता, क्योंकि सेठ धनी राम काफी बीमार हो चुका था। राजू को जितना समय मिलता वह उतने समय में लकड़ी काटकर कुछ पैसे ले आता, लेकिन उसके सारे पैसे सेठ जी की दवाइयों में खर्च हो जाते। अरे क्या करूं, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन सेठ जी को बिना खाना दिए दवाई तो नहीं दे सकता। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी राजू सामने देखता है तो उसे एक धनी आदमी दिखता है। मैं इनसे कुछ काम मांगता हूँ, जरूर ये मुझे कुछ काम दे देंगे और जितने पैसे मिलेंगे उससे आज के खाने का प्रबंध हो जाएगा। प्रणाम मालिक। कौन हो तुम? मालिक, मैं तो काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई मेरे लायक काम हो तो जरूर बताइएगा। हाँ, काम तो है। जाओ, शुरू हो जाओ मेरे खेत में और शाम को आकर पैसे ले जाना। लेकिन मालिक, कितने पैसे दोगे आप? 100 ले लेना तुम। लेकिन मालिक, एक दिन काम करने के तो 200 मिलते हैं। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो 100 ही देता हूँ। क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज रात के भोजन का प्रबंध तो हो जाएगा। अरे नहीं मालिक, आप तो बुरा ही मान गए, मैं काम करने को तैयार हूँ। राजू सुबह से लेकर शाम तक काफी मेहनत करता है। शाम होने पर राजू अपने पैसे लेने के लिए जाता है। लीजिए मालिक, आपका सारा काम हो गया, अब हमारे पैसे दे दीजिए। तभी वह आदमी राजू को 50 रुपए दे देता है। अरे ये क्या मालिक, आपने तो 100 कहा था। अगर लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने 100 रुपए कहा था। अरे इसको निकालो यहाँ से। तभी राजू गुस्से से 50 रुपए लेकर वहाँ से निकल जाता है। कैसे कैसे लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, आज रात के भोजन का प्रबंध तो हो गया। राजू बाजार से सामान लेकर घर आ जाता है। सेठ जी, मैं घर आ गया। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ राजू बेटा, ठीक है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी खाना बना देता हूँ, फिर आप खाना खाकर दवाई खा लेना। राजू खाना बनाने लगता है। जैसे ही राजू खाना बना लेता है, तभी राजू की झोपड़ी के दरवाजे पर कोई आ जाता है।
आप कौन हैं? बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। क्या तुम मुझे आज रात के लिए अपने घर में रहने दोगे? जी अम्मा, आप यहाँ रह सकती हैं। तभी वह बुजुर्ग अम्मा घर के अंदर आ जाती हैं। सेठ जी, ये बुजुर्ग अम्मा कई दिनों से भूखी हैं और आज रात के लिए यहाँ रहना चाहती हैं। आइए, आपका स्वागत है। लाओ राजू बेटा, इनके लिए जल्दी खाना लाओ। अरे लेकिन खाना तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही है। कोई बात नहीं, सेठ जी से झूठ बोल दूंगा कि मैं आज बाहर से खाना खाकर आया हूँ। तभी राजू बुजुर्ग अम्मा और सेठ जी के लिए खाना लगा देता है। अरे राजू बेटा, तुम्हारा खाना किधर है? अरे सेठ जी, मैंने आज बाहर से कुछ खा लिया, इसलिए मुझे भूख नहीं है। ठीक है राजू बेटा। अगली सुबह, राजू बेटा, ये लो गिलास। लेकिन अम्मा, मैं इस गिलास का क्या करूँगा? तुम इस गिलास को जब भी एक बार उल्टा करोगे तो यह गिलास तुम्हें एक सोने की मुद्रा देगा। तुमने कल खुद भूखे रहकर मुझे भोजन कराया। मैं इस बात को जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह गिलास दे रही हूँ। परंतु राजू, याद रखना, इस गिलास को गलत कामों में उपयोग मत करना। ठीक है अम्मा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना कहकर बुजुर्ग अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। तभी राजू अपने सेठ जी को सारी बात बताता है। राजू, ये सब तेरी मेहनत का ही फल है और तूने खुद भूखा रहकर किसी को भोजन खिलाया है। ये सब उसी का फल है। तभी राजू गिलास को उल्टा करता है और उसे एक सोने की मुद्रा मिल जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई गिलास है। फिर राजू और सेठ काफी सारी सोने की मुद्रा गिलास से निकाल लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। राजू और धनी राम सेठ रोज ऐसा ही करते। धीरे धीरे वह काफी अमीर हो गए। उनका खुद का एक बड़ा घर भी बन गया और वह गरीब लोगों की भी मदद करने लगे। देखा राजू, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। काफी दिन ऐसे चलने के बाद बिरजू को यह बात पता चल जाती है कि उसका छोटा भाई राजू और सेठ काफी अमीर बन चुके हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। तभी बिरजू रात के अंधेरे में राजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। राजू और सेठ गिलास उल्टा करके सोने के सिक्के निकाल रहे थे। ये सब राजू खिड़की से देख रहा होता है और जादुई गिलास के बारे में बिरजू को भी पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं आज रात को ही ये गिलास चुरा कर ले जाऊंगा और फिर मैं इससे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। सेठ जी, हमारा वो जादुई गिलास गायब हो चुका है। आखिर अब हम क्या करेंगे? अरे राजू, तू चिंता मत कर, हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। वो जरूर मिल जाएगा और अगर वो नहीं भी मिला तो तू क्यों चिंता करता है? अब हमारे पास इतना पैसा तो है जिससे हम एक व्यापार कर सकते हैं और हम दोनों व्यापार करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आपने सही कहा सेठ जी। वाह, अब तो मैं सबसे अमीर बनूंगा। जैसे ही बिरजू गिलास को उल्टा कर सोने का सिक्का निकालता है, तभी उसका शरीर काला पड़ जाता है और उसके शरीर पर कई दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मुझे? कोई बचाओ, मैं काला कैसे पड़ गया? और बिरजू भागता हुआ अपने छोटे भाई राजू और सेठ के यहाँ पहुँच जाता है।
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, राजू, मुझे बचाओ। लेकिन तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? राजू, ये मैं हूँ बिरजू। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? बिरजू तू? आखिर तुझे ये क्या हुआ है बिरजू? बताता हूँ, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तभी बिरजू धनीराम सेठ और अपने छोटे भाई राजू को सारी घटना बताता है। हाँ, हमें याद आ गया। हमें उन बुजुर्ग अम्मा ने कहा था कि हम इस गिलास का कोई गलत उपयोग ना करें। मुझे बचा लो, मैं जीवन भर ऐसा नहीं रह सकता। बिरजू, ये तेरे कर्म का ही नतीजा है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। इतनी ही देर में वह बुजुर्ग अम्मा वहाँ वापस आ जाती है और बिरजू से कहती है, बिरजू, उम्मीद है तुम्हें सबक मिल चुका होगा। आज से तू कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। अरे अम्मा, आप यहाँ? हाँ राजू, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन इस बिरजू ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि बिरजू को सबक मिल सके। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी वह बुजुर्ग अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और बिरजू पूरी तरह सही हो जाता है। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। राजू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, मैंने जो आपके साथ किया, मुझे तो लगता है उसकी मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं बिरजू, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। फिर बिरजू, राजू और सेठ वापस इकट्ठा रहने लगते हैं और बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।